गत दिनों ओबीसी समुदाय के अपमान को लेकर सरकार पूरे देश में अति सक्रिय हो उठी है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी के फादर ऑफ हिपोक्रेसी ने घोषणा की है कि देश के नामाधान ओबीसी के अपमान को वह हाथ पर हाथ धरे और आंख मूंद कर नहीं देख सकती। इसके लिए उसे किसी की संसदीय छिन्नी हो, सीडी सीबीआई लगानी पड़े, सरकार पीछे नहीं हटेगी। पिछड़ा जाति सूचक गाली देते हो, कहते हो कि चोर है। इन लोगों ने अति पिछड़ा को जाति सूचक बोल करके उनके प्रति चोर शब्द का इस्तेमाल करके गाली देने का प्रयास किया, उसके बाद माफी भी नहीं मानी। तो श्रीमान राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का अपमान किया था पब्लिक मीटिंग में। आलोचना करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार नहीं है। और राहुल गांधी ने गाली दी थी, बेइज्जत किया था। सभी चोर मोदी हैं ये बोल दो, किसी को किसी की हत्या के साथ जोड़ दो, कुछ भी कह दो, आपको तो कोई देश में कोई कुछ कर ही नहीं। सरकार के इस त्वरित कार्रवाई पर ऑल इंग्लैंड ओबीसी सम्मान मोर्चा के अध्यक्ष श्री नीरव मोदी जी ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी समाज जिस संघर्ष और तपस्या से मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, मेरा इच्छा है कि बाकी लोग भी सरकार के सहयोग से यहां तक पहुंचे। हमारे समाज की मजबूती की दिशा में सरकार का यह प्रयास सराहनीय है। श्री नीरव मोदी ने ओबीसी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो देश में कम से कम 3 ऐसे बैंक और खोले जहां से हमारे समाज के लोग बिना जमानत लेकर लोन लेकर फरार होने की सुविधा उठा सके। श्री मोदी ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी लंकापति की सरकार इसी तरह से पीड़ित वंचित ओबीसी समुदाय के हितों का ख्याल रखेगी। ओबीसी समाज के कल्याण हेतु श्री नीरव मोदी ने लंदन में एक फंड स्थापित करने की घोषणा भी की है। उन्होंने कहा है कि भारत के बैंकों से लूट कर लाई गई संपत्ति से हम ओबीसी कल्याण ट्रस्ट स्थापित करेंगे। देश भर के ओबीसी से हम अपील करते हैं कि वो बैंकों से लूट कर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इस ट्रस्ट में जमा करें ताकि आने वाले समय में ओबीसी को किसी तरह का भेदभाव न झेलना पड़े। लंकापति की इस कार्रवाई को ओबीसी समाज के एक अन्य महत्वपूर्ण हस्ती श्री ललित मोदी जी का भी समर्थन मिला है। लंदन स्थित ओबीसी हितकारिणी संस्था को संचालित करने वाले श्री ललित मोदी जी ने कहा है कि भले हम भारत में नहीं है, लेकिन हमारा दिल और दिमाग ओबीसीयों के साथ है। हम अपने समाज के तमाम लोगों से आह्वान करते हैं कि वो भारत से लूटपाट कर जो कुछ भी थोड़ा बहुत धन लंदन लेकर आए हैं, उससे ओबीसी समाज कल्याण का काम आगे बढ़ा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत देश के प्रधानमंत्री लंकापति ने ऐलान किया है कि अगले कुछ दिनों तक वह सिर्फ ओबीसी के प्रधानमंत्री बने रहेंगे। वक्त का तकाजा है कि सर्व समाज के प्रधानमंत्री का पद कुछ दिनों तक के लिए त्याग दिया जाएगा। जानकारों के मुताबिक लंकापति अतीत में भी समय समय पर हिंदू, ओबीसी, पिछड़ा और भारतीय आदि बनते रहे हैं। अतीत में एक ऐसा वक्त भी रहा जब वो दलित विरोधी भी बन गए थे। नरेंद्र मोदी ने दलितों को बताया मंदबुद्धि। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2010 का मसला है। तब लंकापति सुबह गुजरात के रहनुमा थे। उनका मत था कि बुद्धि सिर्फ उनके जैसे ओबीसीयों और स्वर्णों के पास है, दलित तो मंदबुद्धि होते हैं। लंकापति के उस कारनामे पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने उन्हें नोटिस भी जारी किया था। लंकापति का मानना है कि अवसर ही सबसे बड़ा वाद है, बाकी सारे विवाद हैं। समय आने पर ओबीसी बनना पड़ता है और उससे समय जाने पर दलित को मंदबुद्धि भी कहने में कोई पाप नहीं है और महिलाओं को तो कुछ भी कहने की छूट होती है। इतिहास के अंड बंड संस्करण में पिछले हफ्ते एक धमाकेदार एंट्री हुई। सरहदी सूबा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने कहा है कि इस देश के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग भी बहुत कम पढ़े लिखे हैं और उन लोगों को खासकर पढ़ा लिखा होने का मुगालता नहीं पालना चाहिए जो संघ और भाजपा के पाले में नहीं है। और गांधी कांग्रेस के बारे में बोलने से पहले तो ऐसे लोगों को हर हाल में इतिहास का सिन्हा जी मॉडल फॉलो करना चाहिए। सिन्हा जी के मुताबिक महात्मा गांधी के पास लॉ की कोई डिग्री नहीं थी, वो तो बस यूं ही चलते फिरते बलिस्टर बन गए थे। That he did not have a single university degree or qualification. There are many of us who think that Mahatma Gandhi had a law degree. No, he did not. His only qualification was a high school diploma. He qualified to practice law. He did not have a law degree. He had no degree. Yes, just look at how educated he was.
father of the nation, Rashtrapita bane. So let me also make it clear to you that not only be indulging in the formal connection with the degree and what you think is education. सिन्हा जी के इस विचार उत्तेजक बयान के बाद चर्चा चल पड़ी कि बिना वजह ही कुछ लोग प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर मुद्दा बनाते रहते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी तो शिक्षा के मामले में गांधी जी के समकक्ष खड़े हैं। विवाद बढ़ता देख कुछ चतुर सृजन लोगों ने गांधी जी की डिग्री पेश की, जिसके मुताबिक 1888 से 1891 के बीच यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से लॉ की डिग्री हासिल कर रहे थे। विद्वानों ने सिन्हा जी को राय दी कि भारत में राजनीति करने से पहले कम से कम इतनी अपेक्षा रहती है कि आपने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ प्रयोग अथवा आत्मकथा पढ़ रखा होगा। ताज़ा सूचना बीएचयू बनारस से आई है। बीएचयू के पूरा छात्रों ने पप्पू की चाय की दुकान पर बैठकर ऐलान किया है कि सिन्हा जी ने बीएचयू का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिया है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। डंकापति के अहंकार को लगातार विस्तार हो रहा है। ये बात हम नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सूत्रों के अनुसार डंकापति ने अपने महातत्व कार्यकर्ताओं से स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिल्ली की जनता भले ही बार बार उन्हें चुनाव से खारिज करे, लेकिन उनके पास अहंकार का हथियार है, केंद्र का सत्ता है, आरोपी कवच है। इसका इस्तेमाल करके हर हाल में दिल्ली की चुनी सरकार को नीचा दिखाना है। डंकापति से यह संदेश प्राप्त होते ही उनके चेलों ने पहला हमला दिल्ली के प्रस्तावित बजट सत्र पर बोल दिया। क्या फायदा हुआ दिल्ली का बजट रोक के? एक जरा सी एक फिगर इधर से उधर नहीं करी, सेम बजट, एग्जैक्टली सेम बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा के अंदर। अहंकार है, बस अहंकार के अंदर बजट रोक। इस तरह डंकापति के अड़ंगेबाजी के बाद दिल्ली का बजट एक दिन की देरी से पेश हुआ। डंकापति के करीबी सूत्र बताते हैं कि इस रंगबाजी से लंकापति के अहंकार को काफ़ी राहत मिली है। अगले कुछ दिनों तक वो तसल्लीन से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन और चतुर्थ श्रेणी के 356 कर्मचारियों को नौकरी का नियुक्ति पत्र वितरण करने में व्यस्त रहेंगे। अगली खबर खबरें न्यूज की अंडरवर्ल्ड से है। बीते दिनों वैश्विक खुशहाली के सूचकांक की शोषण हुआ। इसके आने के साथ ही तमाम खबरिया चैनलों पर रुदाली के कार्यक्रम पेश किए जाने लगे और उड़क चुल्लुओं के लोगों ने इस सूचांक को सही साबित करते हुए खुशहाली कम रुदाली ज़्यादा वाले कार्यक्रम पेश किए। सबका दुखड़ा एक ही था, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश हमसे खुशहाल कैसे। मानते हैं कि आप बहुत कम खुश हैं, या आप वाकई मानते हैं कि हमारे देश के लोग बहुत दुखी हैं? इतने दुखी हैं कि नेपाल और पाकिस्तान के लोग भी हमसे ज़्यादा खुश हैं। अगर हम इस रिपोर्ट को सही मान लें तो इसके मुताबिक पाकिस्तान में आजकल आटे के लिए लोगों के बीच जो संघर्ष चल रहा है, वो संघर्ष असल में संघर्ष नहीं है, बल्कि शायद एक सेलिब्रेशन। वैसे खुशहाली के सूचांक पर रुदाली को देखकर विद्वानों ने विडंबना की आत्महत्या की घोषणा की है। इस विषय के जानकारों का आकलन है कि वैश्विक खुशहाली के सूचांक वाले ने भारत को 136वां स्थान शायद इन्हीं टीवी चैनलों को देखकर दिया है। तो यह रैंक चौंकाता नहीं है। इन चैनलों पर हमेशा हिंदुओं की फटी रहती है, मुसलमान दंगों में लिप्त रहते हैं, विपक्ष साजिशों में मुतकिल है, जुडिशरी एंटी इंडिया गैंग से मिली हुई है और जिहाद के सबसे ज़्यादा प्रकार भारत में प्रचलित है। इन सबसे निपटने के लिए महाबली की सांस फूली रहती है। ऐसे में खुश होने का मौका किसके पास है? गत दिनों श्री राहुल गांधी की सांसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता का मुख्य विषय था पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा है क्या, मैं झुकेगा नहीं साला। इस प्रेस वार्ता में राहुल गांधी ने बैक टू बैक फ्लावर नहीं फायर है, फायर नुमा 10 बयान दिए। मेरा नाम सावरकर नहीं है, गांधी है। गांधी माफी नहीं मांगते। किसके 20,000 करोड़ अडानी की शेल कंपनी में लगाए गए? मुझे जेल भेज दो, सदस्यता रद्द कर दो, पर मैं डरेगा नहीं, मैं पीछे नहीं हटेगा। मैं संसद के भीतर रहूं या बाहर, मैं देश के लिए लड़ता रहूंगा। इस सरकार के लिए अडानी देश है और देश अडानी है। कुछ मंत्रियों ने झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी, ऐसा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के रिश्तों पर सवाल करता रहूंगा। मैं सिर्फ सत्य में यकीन रखता हूँ, सत्य बोलता रहूंगा। मैंने हमेशा भाईचारे की बात की है। ओबीसी कहाँ से आ गया? मेरी सदस्यता हड़बड़ी में रद्द की गई। मैं उनकी आंखों में डर देख सकता हूँ।
अंत में फ्लावर नहीं फायर सीरीज के तहत श्री राहुल गांधी ने कहा कि इस बयान के बाद विद्वानों ने श्री राहुल गांधी को सलाह दी कि आप अपनी ऊर्जा भाजपा को हराने में लगाएं, विपक्ष को इसकी सख्त जरूरत है। पत्रकारों पर हमला कर अपना वक्त जाया ना करे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की सलाह से और भड़क गए। उन्होंने कहा कि फ्लावर नहीं फायर है, मैं झुकेगा नहीं साला। धरपकड़ न्यूज पर समाचार समाप्त हुए। अब वक्त है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राहुल गांधी के संसद सदस्यता खत्म करने का मुद्दा हुड़क चुल्लू एंकरिंग और एंकराओं के हाथ मुंह मांगी मुराद की तरह लगा। राहुल की सदस्यता निरस्त होने की खुशी में बहुत से जरूरी सवाल पीछे छोड़कर उड़क चुल्लुओं ने बुद्धि बक्से के पर्दे को सोहर गान में तब्दील कर दिया। जरूरी सवाल ये है कि मानहानि के मसले को आपराधिक कृत्य की श्रेणी में रखना चाहिए या सिविल डिफेंस में। यह बहस बहुत पुरानी है। दूसरी बात जब कोर्ट ने 1 महीने की मोहलत दे रखी थी ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए, तब दूसरे ही दिन सदस्यता निरस्त करके लोकसभा सचिवालय में क्या संकेत दिया? क्या किसी के बयान से किसी तीसरे व्यक्ति की मानहानि हो सकती है, जैसा कि इस मामले में हुआ, जबकि राहुल गांधी का इशारा उस व्यक्ति की ओर कतई नहीं था। जाहिर है यह तय करने का जिम्मा अब ऊपरी अदालत के हाथों में है, लेकिन मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहूँगा कि भाजपा मान और हानि के मामले में बहुत निचले पायदान पर खड़े हैं। शुरू में ही मैंने दलितों के बारे में प्रधानमंत्री की राय से आपको अवगत करा दिया हूँ। संघ और इसके समर्पित तमाम वैध अवैध संगठनों का प्रिय जुमला रहा है कि हर मुसलमान आतंकी नहीं है, लेकिन हर आतंकी मुसलमान ही होता है। तो अगर राहुल का बयान सारे मोदी पर लागू होता है तो ये बयान कितनी भाजपाइयों पर लागू होगा। बहरहाल हम उड़क चुल्लुओं की ही बात करते हैं जो इस मौके पर सोहर गान में लग गए थे। पिछले हफ्ते हमने विस्तार से बताया था कि पंजाब में अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह पुलिस प्रशासन को चकमा देते हुए फरार हो गया था। पिछले हफ्ते हमने विस्तार से बताया था कि पंजाब में अलगाववादी नेता अमृतपाल सिंह पुलिस प्रशासन को चकमा देते हुए फरार हो गया। इस मामले में जितने सवाल पंजाब पुलिस के ऊपर है, उतने ही सवाल केंद्रीय एजेंसियों के ऊपर भी खड़े होते हैं। आखिर किसके संरक्षण में अमृतपाल सिंह लगातार आज़ाद घूम रहा है? लेकिन इस हफ्ते खबरिया चैनलों ने हमेशा की तरह इस मुद्दे को भी नौटंकी बना दिया। पुलिस और जांच एजेंसियों से प्लांट की गई सूचनाओं के आधार पर वो बातें अमृतपाल के बारे में दिखाई गई कि बस पूछो मत। अमृतपाल पहुंचा कनाडा। अमृतपाल का जॉर्जिया कनेक्शन। पाकिस्तान भागने वाला है अमृतपाल सिंह। नेपाल में अमृतपाल का नया ठिकाना। धरती के लगभग हर हिस्से में अमृतपाल फरार होकर पहुंच चुका है। सिर्फ चांद पर पहुंचना बाकी है। लेकिन मेरा ध्यान जिस आदमी ने अधिक खींचा वो तिहाड़ शिरोमणि। उन्होंने प्लांट पत्रकारिता की बजबजाता नमूना पेश किया। इस तरह के मामले में अक्सर देखने को मिलता है जब तिहाड़ शिरोमणि जैसे लोग दूसरे की पैंट में ताक झांक की कोशिश करते हैं। कड़वा सच ये है कि वो लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है, उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर धमकियां देता है। और ऐसा उसने सिर्फ 1-2 लड़कियों के साथ नहीं किया, बल्कि वो अब तक न जाने कितनी लड़कियों का इस्तेमाल कर चुका है और कितनी ही लड़कियों के साथ संबंध बना चुका है। महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था, उसके बाद उन्हें ब्लैकमेल करता था वीडियो रिकॉर्ड करके। लड़की का आपत्तिजनक वीडियो बनाने का भी इसने दावा किया। लड़की को वीडियो वायरल कर धमकी देता था, प्यार के जाल में फंसाकर उन्हें धमकियां दिया करता था। कई लड़कियों को अपना शिकार बना चुका है अमृतपाल लड़कियों से कमिटमेंट नहीं करना चाहता किसी रिश्ते में, लड़की से सीरियस रिलेशन में भी नहीं पड़ना चाहता। अमृतपाल को छोटे छोटे रिश्ते पसंद थे, कैजुअल रिलेशन। यह निष्कृष्ट पत्रकारिता का बदनुमा तस्वीर है। अमृतपाल के लिख किए गए व्हाट्सएप चैट की बजाय उसकी खोजबीन करते, उसके बारे में पुख्ता सूचना जुटाने, उसके सरपस्ती देने वाले का पता करने में अगर अपनी ऊर्जा लगाते तो पत्रकारिता का ज़्यादा भला होता। टेलीविज़न वाले पत्रकारों ने काफ़ी समय से एक भूमिका चुन रखी है, दंगे भड़काने की, गैर कानूनी हत्याओं को सह देने की, कानून के राज में पर जंगल राज को वरीयता देने की। यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। आप लोगों को के सहूलियत के लिए हम कुछ टिकर्स पढ़ देते हैं।
बुलडोजर बाबा, अतीक आ रहा है। योगी का प्रण अब पूरा होगा। माफिया अतीक के गुनाहों का हिसाब। यूपी पुलिस की गाड़ी, अतीक की सवारी। गाड़ी में अतीक को लग रहा है डर। यूपी में अतीक का खौफ द एंड होने ही वाला है। माफिया को डर सताए कहीं गाड़ी पलट न जाए। बहुतेरे एंकराओं के भीतर एक जो कि इस देश में कोर्ट कचहरी के चेहरे की क्या ज़रूरत है। ऐसे लोगों के घर पर बुलडोजर चल सकता है, जैसे आरोपियों को पुलिस सीधे गोली मार सकती है। क्यों नहीं इस मामले में भी वैसा कुछ हो जाए। बीते हफ्ते पत्रकारिता के 2 बड़े आयोजन हुए। एक अच्छाई के लिए याद रखा जाएगा, दूसरे में याद रखने लायक कुछ है नहीं। या आप खुद तय कर ले तो दूसरे वाले से ही शुरू करते हैं। इंडिया टुडे का सालाना कार्यक्रम इंडिया टुडे कॉन्क्लेव संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान इंडिया टुडे के चेयरपर्सन अरुण पुरी ने ये सब किया। सर, आप बुरा न मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मीडिया आपके सरकार से बड़ी परेशान है। हाँ, आपकी सरकार से कोई जानकारी लीक नहीं होती जैसे पहले सरकारों से होती थी। किसी को पता नहीं होता कि कौन आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा। रीशफल का तो भूल ही जाओ। और राज्य में कौन बनेगा मुख्यमंत्री जब मौका आता है, कोई खबर नहीं। यहाँ तो आपकी बिरादरी ने अपना सवाल ही लीक करना शुरू कर दिया और जो खबर सामने है उसे करने का साहस भी तो नहीं है। प्रधानमंत्री पर अडानी समूह के साथ संबंधों को लेकर तमाम सवाल हैं। रिसर्च ने बहुत सारी गड़बड़ियां उजागर की है। सरकार खुद ही संसद का सत्र नहीं चलने दे रही है। देश का बजट बिना किसी बहस के सरकार ने पास कर दिया, लेकिन पूरी साहब ने इनमें से एक भी सवाल प्रधानमंत्री के सामने रखने की जरूरत नहीं समझी, सिवाय मक्खनबाजी के। आप चाहे तो इसे इसी तरह से याद रख सकते हैं। दूसरी तरफ बीते हफ्ते देश में बेहतरीन पत्रकारिता को सम्मानित किया गया। इंडिया एक्सप्रेस समूह की तरफ से रामनाथ कोविंद का सम्मान पत्रकारों को दिया गया। इस मौके पर इंडियन एक्सप्रेस के संपादक राजकमल झा ने एक बार फिर से सत्ता के द्वार पत्रकारिता के सामने पैदा की गई विपरीत परिस्थितियों का हवाला दिया। इस विपरीत परिस्थितियों में बेहतर पत्रकारिता की जरूरत को रेखांकित किया। The court has kept pushing back at the state to expand our freedoms. That's why when the lights dim, when a reporter is arrested under a law meant for terrorists, when another is arrested for asking a question, when a university teacher is picked up for sharing a cartoon, a college student for a speech, a film star for a comment, or when a rejoinder to a story comes in the form of a police FIR, we turn to the North Star for its guiding light.